स्वागत है पब्लिक आयुर्वेद चैनल में सभी श्रोताओं का। आज हम सेंटर फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सोशल मेडिसिन के द्वारा किए गए उन कार्यों पर प्रकाश डालेंगे और ये जानना चाहेंगे कि कानून का और व्यवस्थाओं का स्वास्थ्य की दिशा और दशा से किस प्रकार सुधार होगा। तो आइए, हमारे बीच में हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप जी। तो सबसे पहला जो विषय है कि ये आयुर्वेद है, जिसको कि केवल औषधि का विज्ञान के रूप में देखा है और समझा है हमारे देश ने और हमारी सरकार ने भी। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये सरकार को चलाने का तरीका भी आयुर्वेद के ही तरीके से होना चाहिए और ये स्वतंत्रता की प्राप्ति जो हमें 1947 में हुई, तो सरकार के सभी कार्यकलाप सभी कार्य क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो जल का हो या थल का हो या कंट्री प्लानिंग में कहीं भी कोई कार्य भारत की धरती पर होता है, तो उन विधियों से होना चाहिए था जो कि आयुर्वेद के अंदर निर्मित सूत्र हैं। प्रश्न ये है कि 1992 में एक बड़ी रिपोर्ट हमने मंत्रिमंडल को दी थी और इसका मुख्य आशय था कि राष्ट्र के अंदर एक बड़ा जो परिवर्तन है वो हो सके, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसका मूल कारण था कि ये जो सरकार का पूरा तंत्र था 92 में और इसके कार्यकाल में, वो एक ऐसा तंत्र था जहाँ की सत्य को दबाया गया। तो ये रिपोर्ट ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडिया टूवर्ड्स अल्टरनेटिव, ये हमने दी थी और ये आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है। इस श्रृंखला में आज की जो मीटिंग है हमारी परिचयात्मक है, क्योंकि आयुर्वेद को हम साधारण शब्दों में अगर जाने तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज का, राष्ट्र का और पूरे पृथ्वीवासी मानव समुदाय का, प्राणियों का, इस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जितना भी सृष्टिगत कार्य है, व्यक्ति और समाज का रोग और आरोग्य का सर्वतोमुखी विचार करने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। इसमें स्वास्थ्य की दशा आ जाती है और रुग्ण अवस्थाएं आ जाती हैं। कार्य यदि कहीं किसी दिशा में गलत जा रहे हैं तो उनको किन नीतियों के द्वारा परिमार्जित करते हुए हम सही मार्ग पर चलें, वो आयुर्वेद है। वो एक व्यक्ति के लिए है, एक समाज के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे पृथ्वी के निवासियों के लिए भी है। तो प्रश्न ये है कि लोग शायद ये सोचते होंगे कि ये चीज़ अलग है कि आयुर्वेद तो केवल बीमारियों के इलाज और दवाइयों का ही साइंस है, उतना ही रहना चाहिए। तो ये बात अपनी समझ के अनुसार तो ठीक है, लेकिन एक सिस्टम को विखंडित करने के बाद ये उसका शेष भाग है जिसको कि मेडिसिन, और मेडिसिन के अंदर भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानते हैं, ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ही सारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं और उसको क्योंकि रिसर्च का, शोध का ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं है और ऐसे कोई कार्य को रोका गया है, बल्कि जो कि इस रिपोर्ट से साक्षात है। और इसमें हमने बड़े प्रयास किए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से, लेकिन उस भ्रष्ट तंत्र की ऐसी डायरेक्शंस थी कि वहाँ पर मूवमेंट को रोका जाता था और सबसे निचले जो अधिकारी हैं, जो डेस्क ऑफिसर के पोस्ट पे बैठे हैं मंत्रालय में, तो उनकी तमाम हमारे पास पत्रावली है और इस विषय में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि राजनीति और पंचायती राज, तो ये आयुर्वेद के तरीके से चलना चाहिए। तो राजनीति
आयुर्वेद को अपने तरीके से चला रही है, तो जबकि चलना चाहिए आयुर्वेद के तरीके से राजनीति को। पंचायत भी आयुर्वेद को अपने तरीके से चलाना चाहती है, जबकि पंचायत को आयुर्वेद की विधि और विधान से चलना चाहिए कि क्या सही है और क्या हमारे नागरिकों के लिए और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए कौन सी दिशाएं होगी। तो मैं हमारे एडवोकेट हैं प्रदीप जी, इनका भी सहयोग रहेगा। वैसे क्योंकि हमने प्रथमतः 6.5 वर्ष की उपाधि आयुर्वेद की दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के बाद हमारे रास्तों को रोका गया कि हम आगे पढ़ाई भी पूरी ना कर पाएँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़ी अड़चनें डाली गई और उसके लिए विशेष प्रकार के भ्रष्ट तंत्र के द्वारा निर्देश दिए गए थे। और मैंने कैनिंग कॉलेज लखनऊ से LLB किया, क्योंकि वहाँ मुझे लखनऊ में PG में एडमिशन जो आयुर्वेद में था उसके अनेक बहाने बनाए, उसके दस्तावेज हमारे पास हैं, हमने उनको लीगल नोटिस भी दिए और इसी प्रकार का बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हमारे पास हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन उन चीज़ों को समझे और वो ये जाने कि इन अड़चनों को यदि उस समय नहीं हटाया गया था तो आज भी इसी संदर्भ में अगर हमें कुछ योगदान जनता से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, तो हम अवश्य रूप ही राष्ट्र की महती सेवा कर पाएंगे। दूसरा विषय है कि जो असाध्य रोग हैं हमारे यहाँ ठीक होते हैं, तो उसमें चाहे गैर सरकारी लोग हों, जनता के लोग हों या सरकारी ऑफिशियल क्लास के लोग हों, वो असाध्य रोगों के लिए हमसे संपर्क करके, सीधा संपर्क करके और आयुर्वेद की ऐसी मौलिक औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं जिनसे कि निश्चित ही आरोग्य प्राप्त होगा। तो वकील साहब प्रदीप जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसमें कंज्यूमर लॉ भी जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर अफेयर्स भी जुड़ा हुआ है। आज आयुर्वेद के साथ कानून को पढ़ने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी श्रृंखला में हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन मुंबई से PGCR रिहेबिलिटेशन की जो क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे शोध के अध्ययन किए। तो आप प्रदीप एडवोकेट साहब भी थोड़ा सा 2 शब्द इस विषय में बताएं। मैं प्रदीप कुमार एडवोकेट आयुर्वेदिक के बारे में बता रहा हूँ। राजनीतिक के बारे में इन्होंने भी बताया, और जहाँ तक कि इसमें आयुर्वेद के ही ओर से सारे राजतंत्र ही जुड़ेंगे इनमें, और कानून का भी हम हेल्प करेंगे इनमें। जो भी मदद बन सकता है उसमें हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक कैसे आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद श्रृंखला इनका हम सहयोग करेंगे कानून के दृष्टिकोण से। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल जो कंज्यूमर का सिस्टम बना हुआ है, इसमें फसाई का भी कानून है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें और भी अनेक ऐसी मौलिक और जीवंत आयुर्वेद में सेवाएं हैं कि वहाँ इनको सम्मिलित किया जाए। और वो अगले एपिसोड्स में हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो कि हमने पिछले इतिहास में और पिछली दशाब्दियों में, पिछले 30-40 वर्षों में जो हमारे गहन अनुभव हैं, और जो अनुभव केवल अनुभव नहीं है, वो लिखित रूप में है, और उनका सारी डायरी, उनके सारे ऑफिशियल वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज में हमारे पास वो रिसिप्ट हैं जो कि हमने सरकार और शासन के अनेक स्तरों पे हमने जमा कराए हैं। धन्यवाद आप सभी को। और इन में हम चाहेंगे कि जनता के जो लोग जुड़ें और पढ़े लिखे लोग और वकील जो लोग हैं, एडवोकेट्स हैं और चिकित्सक समुदाय है, वो आगे आएँ और हमारे नंबर
जो चैनल पे हैं इन पे आप संपर्क करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं।